ओके, सो कंटिन्यू कर रहे हैं हम अपनी जो PYQ थीम बेस्ड सीरीज़ थी फॉर पॉलिटी मेंस GS2 पेपर के लिए। सबसे पहले मैं बताने चाहती हूँ जो अपनी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी मेंस के लिए। तो स्ट्रैटेजी फॉर द मेंस इज़ वेरी सिंपल। प्री की नॉलेज प्लस में जो भी मेंस की थीम्स पूछी गई हैं उनको अच्छे से समझना, उनके कुछ एक दो केसेस हैं, कोई फैक्ट है उनको रटना, साथ में जो करंट अफेयर्स है उसको हम काफ़ी अच्छे से करेंगे एंड इन द लास्ट वी विल डू अ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये हमारा जो है बेसिक स्ट्रैटेजी है। इसको ज़्यादा घुमाना नहीं है, ज़्यादा सोचना नहीं है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करना है, फोमो में नहीं रहना है कि रह गया वो रह गया। इट इज़ नॉट लाइक दैट। एंड उसके बाद आई विल से कि जो करना है उसको ही इतना बेहतरीन तरीके से करना है कि वो आपके ब्लड में उतर जाए, ठीक है, खून में उतर जाना चाहिए। दैट इज़ इट। यही हम कर सकते हैं कि लिमिटेड टाइम में जितना हम पढ़ सकते हैं मैक्सिमम उतना पढ़ के उसको अच्छे से याद करना एंड उसको ही मतलब वो रट जाना चाहिए हमें कि अगर मैं एक मतलब सोचते ही उस थीम के बारे में मेरे पास सब कुछ आ गया है कि क्या क्या मैंने पढ़ा था, यूजेस क्या हैं, 2-4 पॉइंट्स उसके, 2-4 लैंडमार्क केसेस क्या हैं। दैट इज़ इट। इस तरीके से अगर हम हो जाएगा तो हमें मीन्स में अच्छा स्कोर करने से पहले कोई नहीं रोक सकता। एंड एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, मॉर्निंग करना ही पड़ेगा। कोई नहीं है आगे ना पीछे ना कुछ भी नहीं है। बहुत लोग हैं दैट आर अंडर एस्टिमेटिंग यू, दे आर अंडर एस्टिमेट यू, दे थिंक दैट यू कैन नॉट डू इट एंड यू हैव टू प्रूव देम रॉन्ग। आइदर यू हैव टू सेक्रीफाइस द थिंग्स, योर comfort, your distractions, or you have to sacrifice this aim of cracking the UPSC Civil Service 2026 no matter what। मुझे UPSC 2026 में अपना फाइनलिस्ट में नाम चाहिए, दैट इज़ इट, नो मैटर वॉट। चलिए कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले जो हमारी थीम है दैट इज़ जुडिशियल इंडिपेंडेंस इन इंडिया। जुडिशियल क्या है? इंडिपेंडेंस। हम जुडिशरी के इंडिपेंडेंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसका मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस समझते हैं। देखिए, जुडिशियल इंडिपेंडेंस का मतलब है कि जो जजेस हैं वो अपने डिसीजन को ले पा रहे हैं विदाउट एनी प्रेशर और इंटरफेरेंस फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव या फिर लेजिस्लेचर या फिर कोई और एक्सटर्नल फोर्सेस। तो जुडिशियल इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है कि जजेस जो है अपना डिसीजन ले पा रहे हैं विदाउट प्रेशर और इंटरफेरेंस फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और एनी एक्सटर्नल फोर्सेस। इसका मतलब है कहीं ना कहीं रूल ऑफ लॉ इंश्योर हो रहा है कि लॉ सबसे ऊपर है, ठीक है। प्रोटेक्शन होगी फंडामेंटल राइट्स की। इससे क्या होगा कि जो लोगों के राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट रहेंगे, बिकॉज प्रोटेक्शन टू द फंडामेंटल राइट कौन प्रोवाइड कराता है? कोर्ट। अगर कोर्ट ही अपने आप में फ्री नहीं है तो फिर वो हमारे फंडामेंटल राइट को तो क्या ही प्रोवाइड कराएगा। साथ में फेयर जस्टिस, कि जस्टिस में जस्टिस हमारा बाइज्ड ना हो किसी के प्रति और फेयर रहे, है ना। A truly democratic system needs an impartial and fearless judiciary to check misuse of power। अगर आपको एक ट्रूली डेमोक्रेटिक सिस्टम बिठाना है तो उसके लिए आपको ज़रूरत है कि आप एक इम्पार्शियल एंड फियरलेस जुडिशरी होनी चाहिए, तभी जो है वो मिसयूज़ ऑफ पावर को चेक कर पाएगी। वरना अगर वही करप्ट है तो फिर वही अगर डिपेंडेंट है तो फिर वो कैसे मिसयूज़ ऑफ पावर को चेक ऑन करेगी और फिर कैसे ही कोई डेमोक्रेसी सर्वाइव कर सकती है ना। सबसे पहले कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देख लेते हैं जो कि हमारी जुडिशियल इंडिपेंडेंस को इंश्योर करते हैं। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन भी तो एक तरीके से जुडिशियल इंडिपेंडेंस को इंश्योर कर रहा होगा कुछ तरीक़ों से। तो सबसे पहले सेपरेशन ऑफ पावर। हमारे यहाँ पर आर्टिकल 50 है, DPSP है, आपको पता है, वो एक्सक्लूसिवली मेंशन करता है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, कि गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होना चाहिए जुडिशरी में, जुडिशरी का एंड हमारे दैट इज़ एग्जीक्यूटिव का सेपरेशन होना चाहिए। सेकेंड है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। आपको पता है इतना इजीली आप जजेस को नहीं निकाल सकते हो। जजेस कैन नॉट बी रिमूव्ड एक्सेप्ट बाय कॉम्प्लेक्स इम्पीचमेंट प्रोसेस इन द पार्लियामेंट। वी हैव ऑलरेडी लर्नड इट कि सबसे पहले क्या होता है कि एक मोशन आता है, ठीक है, उस मोशन को भी स्पीकर ले ना ले, चेयरमैन ले ना ले, उसके बाद अगर वो ले लेता है तब जाके क्या होती है हमारी सबसे पहले इंक्वायरी के लिए एक कमेटी बनती है 3 मेंबर कमेटी। एक SC का जज या फिर हमारा CJI होता है या फिर हमारा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होता है एंड एक हमारा एमिनेंट जूरिस्ट होता है एंड वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अगर तब गिल्टी पाया जाता है तो फिर दोनों हाउसेज में 2/3 से क्या होता है हमारी मेजॉरिटी से पास होता है एंड देन उसके बाद हमारा प्रेसिडेंट हटाता है। सो काफ़ी एक क्या है इम्पीचमेंट प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है अपने आप में। तीसरा है फिक्स्ड सर्विस कंडीशंस है। दैट मीन्स व्हाट, कि जो सैलरी है, अलाउंसेज हैं, प्रिविलेजेस हैं जजेस की कैन नॉट बी चेंज टू देयर डिसएडवांटेजेस। अब इसका मतलब क्या, देखिए समझिए, एजन समझिए। अगर मुझे पता है जो मेरी सैलरी है, अलाउंसेज है एंड प्रिविलेजेस हैं, अगर मैंने कुछ अगेंस्ट द गवर्नमेंट काम किया वो कम हो जाएंगी, तो मैं कहीं ना कहीं डर में काम करूँगा। तो इसलिए इस चीज़ को हमने क्या रखा है, फिक्स्ड रखा है एंड कैन नॉट चेंज टू देयर डिसएडवांटेज। मतलब आप सैलरी, अलाउंसेज एंड प्रिविलेजेस को बढ़ा तो सकते हो लेकिन कम नहीं कर सकते हो। तो दैट इज़ अ फिक्स्ड सर्विस कंडीशंस। नाउ अपॉइंटमेंट का जो प्रोसीजर है उसमें भी आप देखोगे तो
एग्जीक्यूटिव एक रोल तो जरूर प्ले करता है, लेकिन जो कॉलेजियम सिस्टम है वो इंश्योर करता है कि जुडिशियल से रहे अपॉइंटमेंट्स में, ना कि एग्जीक्यूटिव का रोल रहे अपॉइंटमेंट्स में। उसके अलावा प्रोहिबिशन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, साथ में ये भी प्रोहिबिट है जो स्पेशली जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, कि वो किसी भी कोर्ट में जाके एक्ट या प्लेड नहीं कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीके से प्रोहिबिट करा सो दैट वो इंडिपेंडेंट रहे। उसके अलावा पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, दैट मीन्स कि जुडिशरी चाहे तो स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं किसी भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, मेंटेनिंग इट्स अथॉरिटी, अपनी अथॉरिटी। एग्जाम्पल ऑफ एनजेसी का दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, जैसे हमारे जुडिशरी ने किया भी है। तो पावर है जुडिशियल रिव्यू की कि जुडिशरी स्ट्राइक डाउन कर सकता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, मेंटेनिंग अपनी अथॉरिटी को मेंटेन करने के लिए। उसके अलावा देयर इज़ अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पावर है, अगर आप किसी भी तरीके से कोर्ट की बेइज्जती करते हैं, जैसे कि कोर्ट की बातों को ना मानना है, फिर कोर्ट की बेइज्जती करना, टू प्रोटेक्ट देयर डिग्निटी एंड इंडिपेंडेंस, तो उस पर चार्ज भी लगा सकता है कोर्ट। तो ये सारे कुछ तरीके हैं जिससे कहीं ना कहीं हमने जुडिशरी को काफ़ी पावर दिया, वो इंडिपेंडेंट है। सेपरेशन ऑफ पावर, डीपीएसपी, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, इम्पीचमेंट प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है, फिक्स सर्विस कंडीशंस है, आप उनको डिसएडवांटेज में चेंज नहीं कर सकते, अपॉइंटमेंट प्रोसीजर में कॉलेजियम सिस्टम है, प्रोविजन ऑफ प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट है, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू है, एग्जाम्पल एनजेसी ले सकते हैं, द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पावर। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स देख लेते हैं। देखिए हर एक थीम में एटलीस्ट 2 जजमेंट्स आपको पता होनी चाहिए, 2 से ज़्यादा भी मत करो एंड 2 से कम भी मत करो, है ना, इतना बहुत है। बिकॉज अगर इन द लास्ट लाइक आई विल से 10 ईयर में 100 क्वेश्चन आए ना, 10 into 10 100 क्वेश्चन आए, 100 थीम्स है, 100 थीम्स में अगर आप 2 जजमेंट भी याद करेंगे तो तब भी हमारी 200 जजमेंट्स हो जाएंगी। सो दीज आर मोर देन इनफ। सो इतना ही हमारी ब्रेन की कैपेसिटी भी है, तो कैपेसिटी के अकॉर्डिंग थोड़ा पढ़ेंगे तो बेटर रहेगा, है ना। सबसे पहले आपको पता है कि केशवानंदा भारती केस में कहा गया कि जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस है वो पार्ट है एक बेसिक स्ट्रक्चर का, ठीक है, तो ये आपको ये याद रख लेना है। दूसरा अगर हम बात करें तो एनजीसी का केस भी है कि उसमें एनजीसी को क्या कर दिया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। बाकी सेकंड जजेस केसेस से आपको पता है कॉलेजियम सिस्टम आया है जिससे कि उसकी इंडिपेंडेंस बना रहे, है ना। तो एंड मिनरेवा मिल केस में क्या बोला कि जुडिशियल रिव्यू क्या है, इसेंशियल है डेमोक्रेसी के लिए, हर चीज़ का जुडिशियल रिव्यू होगा ही होगा। तो मतलब काफ़ी केसेस है जो बेसिक से केसेस है, सेकंड को छोड़ के बाकी सारे सुने सुनाए यानी याद हम इजीली कर सकते हैं। तो केशवानंदा भारती केस में क्या बोला कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है ना। केशवानंदा भारती केस जुडिशियल इंडिपेंडेंस बेसिक स्ट्रक्चर। सेकंड जजेस केस में कॉलेजियम सिस्टम्स को इस्टेब्लिश कराया जिससे सेफगार्ड रहे हमारे इंडिपेंडेंस। एनजीसी केस में जो है इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करा। और मिनरेवा मिल केस में जुडिशियल रिव्यू को एक एसेंशियल बता दिया, या फिर कह दो जुडिशियल रिव्यू को भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बना दिया, ठीक है। 4 केसेस को हमें याद कर लेना है मुँह ज़ुबानी, इनको रटना है ना, दीज आर द थिंग जिनको आपको रटना पड़ेगा। 9 नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, चैलेंजेस टू जुडिशियल इंडिपेंडेंस। अब क्या चैलेंजेस हैं जुडिशियल इंडिपेंडेंस के लिए। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस है। आपको पता है जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट है अल्टीमेटली करता तो प्रेसिडेंट ही है, लेकिन प्रेसिडेंट ये तो नहीं कर सकता कि अपनी मर्जी से किसी को बना दे क्योंकि देयर इज़ अ कॉलेजियम सिस्टम। बट वो क्या करता है, अगर कोई कॉलेजियम सिस्टम में कोई नाम रिकमेंड कराए तो उसको डिले कर देगा, इतना ज़्यादा डिले कर देगा कि उस पर्सन की जो एज है वही खत्म हो जाएगी। ट्रांसफ़र ऑफ जजेस, साथ में ट्रांसफ़र ऑफ जजेस में भी एग्जीक्यूटिव का रोल होता है, जो प्रेसिडेंट है वो ट्रांसफ़र करते हैं जजेस को, जैसे जो हाई कोर्ट के जजेस हैं। तो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस तो है। देन सेकेंड, पॉलिटिकल प्रेशर, स्पेशली इन सेंसिटिव केसेस में काफ़ी पॉलिटिकल प्रेशर रहता है, तो ये भी है। पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट्स मे क्रिएट परसेप्शन ऑफ बाइस, बहुत बार पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट कर दी जाती हैं जो कि अपने आप में एक बाइस परसेप्शन बनता है। मीडिया ट्रायल्स अफेक्टिंग इम्पार्शलिटी ऑफ जुडिशरी, मीडिया ट्रायल्स भी होते हैं इनके जिससे कि जो इम्पार्शलिटी उस पर इफेक्ट होता है। इंटर इश्यूज़ अपनी भी कमियां हैं जैसे कि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी का ना होना कॉलेजियम डिसीजंस पे, तो उसके आए चलते कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। ऑलरेडी हम इस थीम के बारे में बात करके आ चुके हैं, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस, ठीक है ही है, पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है, मीडिया ट्रायल्स, इंटरनल इशूज़, ठीक है। नाउ मेजर्स क्या है, किस तरीके से हम जुडिशियल इंडिपेंडेंस को बेटर कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ट्रांसपेरेंट जुडिशियल अपॉइंटमेंट को लाने की ज़रूरत है, बिकॉज जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको रिजॉल्व कराना पड़ेगा, वरना जो ये टसल है वो चलता रहेगा और कहीं ना कहीं उससे जुडिशियल इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज़ होगी। अगर हम रिफॉर्म कर दें कॉलेजियम को विथ चेक्स एंड ट्रांसपेरेंसी के साथ। दूसरा है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल, साथ में हमें जुडिशरी को अकाउंटेबल भी बनाना पड़ेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस दे दोगे तो वो भी तो गलत है। टू इंश्योर फेयर कंडक्ट, अगर वो सही से काम अगर आप चाहते हो कि वो करे तो उसके लिए विदाउट हार्मिंग द इंडिपेंडेंस हमें अकाउंटेबिलिटी को भी फिक्स करना पड़ेगा। उसके अलावा एडिक्वेट बजटरी सपोर्ट, पैसे की कमी तो आप कहीं भी लिख सकते हो, है ना। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं है जुडिशरी के पास, पैसा कहाँ से आ रहा है जी, पैसा आ रहा है हमारा CFI में से। CFI किसके कंट्रोल में रहता है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में, लेजिस्लेचर के कंट्रोल में रहता है बेसिकली। तो कहीं ना कहीं पैसे के मामले
और पैसा तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ना, पैसे से सारी फंक्शनिंग हो रही है। तो पैसे पे अगर वो डिपेंडेंट ही नहीं है तो वो कैसे इंडिपेंडेंट है? तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो डिपेंडेंट है? मतलब अगर वो पैसे के मामले डिपेंडेंट है तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो इंडिपेंडेंट है अपने आप में, ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट फॉर जजेस, एथिकल स्टैंडर्ड्स लाना चाहिए डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। उसके अलावा पब्लिक अवेयरनेस, लोगों का फेथ जो है जुडिशरी में, उनकी जो रिस्पेक्ट है उनकी रूलिंग्स के लिए कि ऑर्डर्स को फॉलो किया जाए, उसको प्रमोट करने की ज़रूरत है। तभी हम कह सकते हैं कि जुडिशरी जो है दैट इज़ कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है। ओके, तो ये सारे तरीके हैं। ट्रांसपेरेंट करो, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करो, बजटरी सपोर्ट दो, कोड ऑफ कंडक्ट लेके आओ, पब्लिक की अवेयरनेस, फेथ को डेवलप करो। तो इसी तरीके से हम ज़्यादा बेहतरीन तरीके से जुडिशरी को और ज़्यादा इंडिपेंडेंट बना पाएंगे। नाउ लिंक अगर हम इसको डेमोक्रेसी के साथ करें तो जुडिशरी एक तरीके से गार्डियन है, गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को संभालने की जिम्मेदारी किसकी है? जुडिशरी की है। और ये चेक एंड बैलेंसेस इंश्योर करती है अमंग द थ्री ऑर्गन्स, तीनों ऑर्गन्स में। प्रोटेक्ट करती है लोगों के राइट्स को फ्रॉम आर्बिटरी स्टेट एक्शन, है ना, कि कोई भी स्टेट गलत एक्शन ना ले ले। स्ट्रेंथन करती है पब्लिक ट्रस्ट को एंड इंश्योर करती है डेमोक्रेटिक गवर्नेंस फंक्शंस एंड अंडर रूल ऑफ लॉ को, ठीक है। तो ये हमारा जो है पहला थीम हम कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी कंक्लूजन देखें तो जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज़ नॉट अ प्रिविलेज, ये प्रिविलेज नहीं है कोई जजेस के लिए, बट एक ज़रूरत है फॉर सिटीजन्स एक डेमोक्रेसी में, है ना, सो दैट चेक एंड बैलेंस इंश्योर करा जाए, रूल ऑफ लॉ हो, है ना, आर्बिट्रेरी एक्शन ना हो, एंड तीनों ऑर्गन स्मूथली काम करें, है ना। इट इंश्योर्स दैट जस्टिस इज डिलीवर्ड विदाउट फियर और फेवर, और जस्टिस जब डिलीवर्ड हो वो बाइज ना हो के कैसा हो, फेयर हो, एंड किसी फियर एंड फेवर के बिना हो। मेंटेनिंग कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, और इसकी वजह से क्या होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे ऊपर रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी आएगी एंड डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी आएगी। नाउ नेक्स्ट थीम इज अ फ्री लीगल एड एंड नालसा इन इंडिया। फ्री लीगल एड से रिगार्डिंग में क्वेश्चन आया हुआ है, एक ही बार क्वेश्चन आया था, बट अपने लिए तो इंपॉर्टेंट हो जाता है एक बार भी थीम आ गई है। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं फ्री लीगल एड होता क्या है। देखिए, फ्री लीगल एड का मतलब है प्रोवाइडिंग लीगल हेल्प, एडवाइस, रिप्रेजेंटेशन और असिस्टेंस फ्री ऑफ कॉस्ट टू दोज हु कैन नॉट अफोर्ड इट। फ्री लीगल एड का मतलब है कि बहुत सारे लोग हैं जिनको लीगल हेल्प चाहिए होती है लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको एडवाइजेस देने वाला, उनको रिप्रेजेंट करने वाला लॉयर या फिर उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करने वाला लीगल तरीके से, तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी पैसे, तो उसको हम कहते हैं फ्री लीगल एड। इससे क्या होता है कि जस्टिस सबको मिलेगा। सिंपल सी बात है, अगर कोई पुअर है, जैसे पुअर के संग गलत हुआ, वहीं पे एक रिच है, उसने गलत किया है, वो तो देखो अफोर्ड कर पाएगा लॉयर, तो वो तो अपने आप को रिप्रेजेंट कर देगा, वो अपने लिए बेस्ट कर लेगा और छूट जाएगा। लेकिन इस पुअर का क्या, उसको तो जस्टिस नहीं मिला। तो जस्टिस फॉर ऑल इंश्योर करने के लिए, नॉट जस्ट टू दोज हु कैन पे, ना कि सिर्फ वो लोगों को जस्टिस मिल सके जो कि पे कर सकते हैं। आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, वो डायरेक्ट करता है स्टेट को कि इंश्योर करें जस्टिस इज़ नॉट डिनाइड ड्यू टू इकोनॉमिक और अदर डिसेबिलिटी। इसका मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि बिकॉज किसी के पास इकोनॉमिक पैसा नहीं है ना, किसी के पास पैसा नहीं है, उसकी इकोनॉमिक स्टेटस उतना नहीं है कि वो जाके बिकॉज उसके संग गलत भी हुआ लेकिन वो तब भी जाके कोर्ट में क्या नहीं कर पा रहा है, अपनी बात नहीं रख पा रहा है, जस्टिस नहीं मांग पा रहा है। तो 39A क्या कहता है कि स्टेट की जिम्मेदारी है कि इंश्योर करना कि जो जस्टिस है इज़ नॉट डिनाइड ड्यू टू इकोनॉमिक या फिर किसी भी अदर डिसेबिलिटी की वजह से। इट अपहोल्ड्स द आइडिया ऑफ इक्वल एक्सेस टू जस्टिस। ये अपहोल्ड करता है इस आइडिया को कि इक्वल एक्सेस मिलना चाहिए जस्टिस को। अ पिलर ऑफ रूल ऑफ लॉ एंड सोशल जस्टिस, जो कि अपने आप में एक पिलर है किसका, रूल ऑफ लॉ का एंड सोशल जस्टिस का। समझ में आई ये चीज़? बिल्कुल समझ में आई। दैट इज़ इट, अपने मीनिंग समझ लिया, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी फ्री लीगल एड की बात आएगी, नालसा की बात होगी, तो ये आर्टिकल हमें लिख के आना है। ये कुछ फैक्ट हैं जो आपको रटनी पड़ेंगे ना, दीज आर दी थिंग्स। ये कुछ ऐसी फैक्चुअल चीज़ें होती हैं जो आपको मेंस के आंसर में लिखना है, अगर ये थीम पे क्वेश्चन आता है तो इससे आपके नंबर मिलेंगे, सिंपल सी चीज़ है। नाउ कुछ स्टैट्यूटरी प्रोविजन देख लेते हैं। स्टैट्यूटरी मतलब लॉ। तो एक लॉ आता है दैट इज़ लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट, जो कि कहता है स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क देता है, एक तरीके से एक लॉ का रूप देता है फ्री लीगल एड को। ये लॉ क्या करता है, एक 3 टायर का स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करता है। नालसा नेशनल लेवल पे, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी सालसा, डिस्ट्रिक्ट एंड तुलक लीगल सर्विस कमिटीज़। नालसा नेशनल लेवल, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी सालसा, डिस्ट्रिक्ट एंड तुलक लीगल सर्विस कमिटीज़, और भी बहुत सारी कमिटीज़ हैं इस तरीके से, ठीक है। नालसा, सालसा एंड डिस्ट्रिक्ट एंड तुलक पे भी इस तरीके की कमिटीज़ को बनाता है। नाउ कौन इंटाइटल्ड है, ये भी हमें समझना कि फ्री लीगल एड देने की बात तो करें, लेकिन किसको? सिंपल सी बात है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता है, फिर जो कि किसी और तरीके से मुश्किल में, वल्नरेबिलिटी में है। देखिए, जो सेक्शन 12 है हमारी लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट का, वो कुछ कैटेगरीज बताता है कि किनको फ्री लीगल एड की
दी जाएगी, ठीक है। जैसे कि सबसे पहला वुमेन एंड चिल्ड्रन है। आपको पता है जो वुमेन है जो चिल्ड्रन है उनको काफ़ी हम क्या मानते हैं, वल्नरेबल मानते हैं अपने आप में। मेंबर्स ऑफ SC ST कमिटीज़ हैं, जो SC ST के कमिटीज़ के मेंबर हैं उनको। विक्टिम्स ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बैकर, आपको पता है जो कि जिनका क्या हुआ, जिनका खरीदा बेचा गया है, जिनको ज़बरदस्ती फोर्स कर रहे हैं, तो उनके पास कहाँ ही पैसे होंगे ना। पर्सनस विद डिसेबिलिटी है ना, जैसे मैंने बताया था इकोनॉमिक या फिर कोई किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी। विक्टिम्स ऑफ मास डिजास्टर, एथनिक वायलेंस, फ्लड, ड्रॉट, अर्थक्वेक। अब इन लोगों के जो विक्टिम उनके पास भी पैसा नहीं होगा, है ना। इंडस्ट्रियल जो वर्कमैन होते हैं, जो लेबर क्लास है। पर्सन इन कस्टडी, साथ में ऐसे भी लोग जो कस्टडी में है, इंक्लूडिंग इन प्रोटेक्टिव होम्स, जुबिलियन होम्स, साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स, प्रिजन्स, है ना, कस्टडी में है ना, पुलिस की कस्टडी में है, पुलिस की ठीक है। तो उन लोगों के पास। एंड पुअर पर्सन विद एन एनुअल इनकम बिलो द प्रिस्क्राइब लिमिट, और ऐसे लोग जो कि गरीब हैं, प्रिस्क्राइब लिमिट जो भी लिमिट है इनकम की उससे भी कम उनकी जो है एनुअल इनकम है। तो ये सारे लोग हैं, तो उनको थोड़ा सा रट लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। वुमेन एंड चिल्ड्रन, SC ST, ठीक है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, डिसेबिलिटी, मास डिजास्टर, एथनिक वायलेंस, फ्लड, ड्रॉट, इंडस्ट्रियल वर्कमैन, पर्सन इन कस्टडी एंड पुअर पर्सन, थोड़ा सा याद करना, ठीक है। नाउ इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, रोल ऑफ नालसा। अब हम थोड़ा सा नालसा को समझते हैं। दैट इज नालसा इज अ नेशनल, है ना, अथॉरिटी फॉर लीगल सर्विस अथॉरिटीज़। अच्छा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटीज़। अच्छा, तो आपको पता है इस्टेब्लिश किस एक्ट के अंडर हुई है, लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट के अंदर। अच्छा, इसके मेन काम क्या है, इसका मेन ये करती क्या है। सबसे पहले पॉलिसी फ्रेम करती है, ये फ्रेम करती है पॉलिसीज़ एंड स्कीम्स को फॉर प्रोवाइडिंग फ्री लीगल एड टू एलिजिबल पर्सन। मतलब पॉलिसी इन द सेंस कि क्या क्राइटेरिया होगा, किन लोगों को देना है, किन लोगों को नहीं देना है और किस तरीके से देना है, तो इससे रिगार्डिंग ये प्लानिंग करती है, पॉलिसी फॉर्म करती है। दूसरा, लीगल अवेयरनेस, लोगों तक ये बात। अब लॉ तो बना दिया, लेकिन क्या एक जो आम इंसान है, वो एक लेबर है, उसको इसके बारे में पता ही ना हो, तो फिर क्या फ़ायदा इसका बनाने का। सो अवेयरनेस भी फैलाती है, लीगल अवेयरनेस। ये कंडक्ट करती है लीगल लिटरेसी कैंप्स को, स्ट्रीट प्लेस पे अवेयरनेस कैंपेन्स चलाती है। उसके बाद लोक अदालत, ये ऑर्गेनाइज कराती है लोक अदालत एंड परमानेंट लोक अदालत फॉर क्विक एंड एमिसेबल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। लोक अदालत को भी ऑर्गेनाइज कराती है, ठीक है। नाउ विक्टिम कंपनसेशन, मैनेजेस विक्टिम कंपनसेशन स्कीम अंडर द सेक्शन। साथ में जो विक्टिम को कंपनसेशन देना होता है उसको भी मैनेज करती है। लीगल एड क्लिनिक्स, ये अपने क्लिनिक्स भी बनाती है जेल्स में, विलेजेस में, लॉ स्कूल्स में, कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस में, ठीक है, कि आप यहाँ पे आ सकते हो, है ना, एंड अपना ये यहाँ पे से मदद मांग सकते हो। एंड वॉलंटियर्स भी ये करती है, ट्रेन करती है वॉलंटियर्स को, सो दैट वो गाँव में जाए, रिमोट कम्युनिटीज़ में जाए, अवेयरनेस फैलाए, है ना, इस तरीके से। या अब इसके कुछ स्पेशल फोकस स्कीम्स भी हैं, जैसे कि चाइल्ड फ्रेंडली लीगल सर्विसेज टू चिल्ड्रन एंड देयर प्रोटेक्शन स्कीम है, इस तरीके से, एंड दैट इज़ इट। और एक इस तरीके से लीगल सर्विस टू विक्टिम्स ऑफ एसिड अटैक भी है। तो ये अलग अलग इन्होंने अपनी स्कीम्स भी निकालती है। तो पॉलिसी को फॉर्म करना, अवेयरनेस फैलाना, लोक अदालत अरेंज कराना, विक्टिम को कंपनसेशन दिलाना, अपने खुद के क्लिनिक्स खोलना एंड वॉलंटियर्स को भी अलग अलग देश तक भेजना, इसके मेन जो है काम है। नाउ अगर इसकी अचीवमेंट्स की बात करूँ, क्या ये अच्छा काम कर पाई है अभी तक, ये बॉडी बनाई, ठीक है, लॉ भी लेके आ गए, क्या काम अच्छा कर पाए हैं। यस, मिलियंस ऑफ केसेस सेटल हुए हैं लोक अदालत के थ्रू, एंड कहीं ना कहीं जो बर्डन है कोर्ट पे वो कम हुआ। जैसे लोक अदालत के बारे में ऑलरेडी वी हैव स्टडीड इन द प्रीलिम्स। इनहेंस एक्सेस टू जस्टिस, एक्सेस जो है जस्टिस का जो एक्सेस है वो थोड़ा सा बढ़ा है वुमेन के लिए, पुअर वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए। लीगल अवेयरनेस भी स्प्रेड हुई है इवन इन रिमोट एरियाज थ्रू द PLVs, जो हमारे वॉलंटियर्स एंड कैंप्स के थ्रू अवेयरनेस भी फैला पाएँ। कंपनसेशन प्रोवाइडेड टू विक्टिम, साथ में कंपनसेशन भी मिला है। तो यस, मिलियंस ऑफ केसेस सेटल्ड इन लोकसभा, एक्सेस टू जस्टिस बढ़ा है, लीगल अवेयरनेस स्प्रेड हुई है, एंड जो कंपनसेशन है वो भी लोगों तक पहुंचा है। तो यस, देयर इज़ अचीवमेंट, अच्छा काम कर पाए। वहीं पे कुछ चैलेंजेस भी होंगे, कुछ कमियां भी होंगी काम में। सबसे पहला है लो अवेयरनेस अमंग रूरल एंड मार्जिनलाइज पीपल। लेकिन अभी भी देयर आर एरियाज, देयर आर पीपल जो कि गाँव में रह रहे हैं, जो कि मार्जिनलाइज है, अपने आप में तंगी हैं, पिछड़े हुए हैं, वहाँ पे अवेयरनेस नहीं है। इनसफिशिएंट फंड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि मैंने बताया जो पैसा है, पैसा का कॉन्स्टेंट आप कहीं भी लिख सकते हो, तो यहाँ पे भी जो गवर्नमेंट की तरफ से पैसा आता होगा वो इनसफिशिएंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर इनसफिशिएंट होगा। दूसरा, शॉर्टेज ऑफ ट्रेन लीगल प्रोफेशनल्स इन रूरल एरियाज, साथ में जो लीगल, जो मैंने बताया, लोगों की कमी और पैसों की कमी, आप ये हर जगह लिख सकते हो इंडिया की हर एक इंस्टीट्यूट में, हर एक लॉ के तहत। इम्प्लीमेंटेशन गैप्स, साथ में इम्प्लीमेंटेशन गैप भी एक अच्छा चैलेंज है, जो ये भी आप हर जगह लिख सकते हो कि पॉलिसी तो बना दी लेकिन ग्राउंड लेवल पे क्या कितनी अच्छे से वो इम्प्लीमेंट हो रही है, उसमें गैप है। डिपेंडेंसी ऑन वॉलंटियर्स इफेक्टिंग कंसिस्टेंसी एंड क्वालिटी, जो अब ये जो ठीक है आपने बना दिया, हम देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ठीक है, लेकिन उसको पहुँचाने वाले एक्चुअल में कौन है, वॉलंटियर्स हैं, और जो कि अपने आप में क्या है, मतलब एक तरीके से हम डिपेंड हो रहे हो, एंड वो अपने आप में
कंसिस्टेंसी एंड क्वालिटी पे डिपेंड करता है। उनका मूड होगा, अच्छा करेंगे, नहीं भी करेंगे। तो अवेयरनेस का ना होना, insufficient fund, shortage of trained legal professionals, implementation gaps and dependency on volunteers। 5 challenges है, याद कर लो इनको भी। नाउ वे फॉरवर्ड मतलब आगे क्या कर सकते हैं, वही है डिजिटल। हर चीज़ में आप डिजिटल घुसा सकते हो। डिजिटल लीगल एड प्लेटफॉर्म्स दो रिमोट एक्सेस के लिए, थोड़ा सा जो एक्सेस है और ज़्यादा बढ़ेगा। रेगुलर मॉनिटरिंग करो, ऑडिट करो। क्यों करो? क्योंकि हम अभी देखा था इम्प्लीमेंटेशन गैप है, अभी देखा था कि वॉलंटियर्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है। साथ में ट्रेनिंग दो, है ना, ट्रेनिंग भी देना ज़रूरी है। बाकी कोलैबोरेशन बिठा सकते हैं एनजीओज एंड लॉ यूनिवर्सिटीज़ के साथ, सो दैट आप ज़्यादा रीच, अपनी जो रीच है उसको और ज़्यादा बढ़ा पाओ। ठीक है। साथ में अवेयरनेस कैंपेन्स चलाओ। साथ में जैसे कि जो शॉर्टेज थी पैसे की, जो शॉर्टेज थी लोगों की, तो उसको भी थोड़ा सा बेटर करने की कोशिश करो। दीज आर दी सम बेसिकली वे फॉरवर्ड। अगर मैं कंक्लूड करूँ तो फ्री लीगल एड इज़ नॉट अ चैरिटी बट अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन टू इंश्योर इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो जो फ्री लीगल एड है वो चैरिटी नहीं है, वो कोई दान दक्षिणा नहीं है, बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है स्टेट के ऊपर, जिससे इक्वलिटी बिफोर लॉ आए। लॉ है, लॉ के सामने सब इक्वल हो पाए। अब किसी के पास पैसा ज़्यादा है तो वो तो एक तरीके से लॉ को अपनी फेवर में मोल्ड कर लेगा। नालसा हैज़ प्लेड अ की रोल, काफ़ी अच्छा रोल उन्होंने किया भी है, ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द लॉ एंड द जस्टिस। जो लॉ है एंड जो जस्टिस है उसके बीच का जो गैप है उसको कम किया है। बट इट्स फुल पोटेंशियल कैन बी रियलाइज ओनली थ्रू इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन एंड अवेयरनेस। लेकिन अभी भी अगर हम और ज़्यादा बेहतरीन इंप्लीमेंटेशन करेंगे और ज़्यादा चैलेंजेस को अगर ओवरकम करेंगे तो हम ज़्यादा तरीके से, ज़्यादा अच्छे तरीके से मतलब क्या कर सकते हैं, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट थीम इज़ PIL एंड जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल पावर इन इंडिया। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन काफ़ी बार ये न्यूज़ में भी रहता है, जुडिशियल एक्टिविज्म जैसे टर्म्स भी, तो इस थीम को भी करना अपने आप में इंपॉर्टेंट है। वी विल टेक अ 2 मिनट ऑफ ब्रेक एंड देन वी विल कंटिन्यू। ओके, लेट्स कंटिन्यू करते हैं। कोर यस, PIL पे नोट समझते हैं। सबसे पहले PIL है क्या? देखिए, PIL का मतलब है लीगल एक्शन फिल्ड इन कोर्ट नॉट बाय द एग्रीव्ड पर्सन बट बाय एनी लीगल स्पिरिटेड सिटीजन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। बेसिकली PIL का मतलब क्या है? जो लीगल एक्शन है, मतलब किसी के खिलाफ केस को फाइल करना, वो एग्रीव्ड पर्सन ना करे। एग्रीव्ड पर्सन का मतलब होता है कि जिसके साथ गलत हुआ है। बट कोई भी जो पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन है, जिसको भी भैया समाज की चिंता है, वो इंसान जाके क्या कर सकता है, फाइल कर सकता है कंप्लेन, जिससे कि जो पब्लिक इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट रहे। तो दिस इज़ अ बेसिक डेफिनेशन जिसको रटने की कोशिश करना है कि PIL मीन्स अ लीगल एक्शन फिल्ड इन अ कोर्ट नॉट बाय द एग्रीव्ड पर्सन बट बाय एनी पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। मैं बार बार दोबारा बोल देती हूँ, PIL का मतलब है लीगल एक्शन फिल्ड इन कोर्ट नॉट बाय द एग्रीव्ड पर्सन बट बाय एनी पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक राइट। अब ये अलाउ करता है हमारी जुडिशरी को, जो कि टेकअप कर सकती है केसेस रिलेटेड टू द राइट्स ऑफ डिसएडवांटेज ग्रुप्स, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन या फिर सोशल जस्टिस। इसने कहीं ना कहीं जुडिशरी को भी एक हक दिया। जुडिशरी भी तो एक नॉर्मल एक सिटीजन है, तो वो भी क्या कर सकती है, केसेस को ले सकती हैं जो भी राइट ऑफ द डिसएडवांटेज। कुछ ऐसे ग्रुप हैं जिनके राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, उनको पता ही नहीं है, या फिर जो इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन से रिगार्डिंग बहुत बार आपको पता है गाइडलाइंस भी देती है इन्वायरमेंट से रिगार्डिंग, या फिर सोशल जस्टिस। इट ऑरिजिनेटेड एज अ टूल ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। तो PIL अपने आप में क्या है, एक टूल है, एक तरीका है जुडिशरी की एक्टिव रोल प्ले करने का, जिससे कि क्या हो, जस्टिस फॉर ऑल, सबको जस्टिस मिले, स्पेशली जो पुअर हैं, जो पिछड़े हुए हैं, जो मार्जिनलाइज हैं, उनको भी। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस देख लेते हैं। देखिए, इसका जो रूट है वो हम 32 या 226 से कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि अलाउ करता है इंडिविजुअल्स को टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। ठीक है। साथ में हम इसको लिंक कर सकते हैं आर्टिकल 39A से भी, जो कि बात करता है फ्री लीगल एड की, सबको जस्टिस मिलना चाहिए, जस्टिस फॉर ऑल, एक्सेस टू जस्टिस। साथ में राइट टू लाइफ के अंडर भी राइट टू लिव विद डिग्निटी, है ना, ये भी आता है, जो भी इन सब से हम कनेक्ट कर सकते हैं। वैसे जो PIL है वो एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म नहीं है, मैं आपको पहले बता सकती हूँ। उससे कनेक्ट हम कर सकते हो फंडामेंटल राइट से, DPSP से, है ना, जस्टिस से, इक्वलिटी से, आप इसको बहुत सारी चीज़ों से कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन ये एग्जैक्टली एक्सक्लूसिवली मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है। नाउ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो इंट्रोड्यूस ये होता है हमारा लेट 1970s में, अर्ली 1980s में बाय द जस्टिस PN भगवती एंड VM कृष्ण अय्यर। तो PN भगवती एंड VR कृष्ण अय्यर दोनों मिलकर क्या करते हैं, इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। जो पहली लैंडमार्क PIL केस होता है वो होता है हमारा हुसैनेरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जहाँ पे प्लाइट ऑफ अंडर ट्रायल प्रिजनर्स
कि मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हाईलाइट किया जाता है कि जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स है, जो प्रिजनर्स है जिनका ट्रायल ही नहीं हुआ है, ट्रायल का मतलब है कि जिनको कोर्ट में पेशी ही नहीं मिली है, बस वो जेल में बंद है, तो उनकी प्लाइट मतलब उनकी समस्याओं को यहाँ पे हाईलाइट किया जाता है। हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में, और यहाँ से जो PIL है वहाँ से वो लेटर एक्सपेंड करती है बाकी सारे इश्यूज़ को भी, जैसे कि बॉन्डेड लेबर, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, वुमेन राइट एक्सेट्रा, और ये ट्रांसफॉर्म कर देती है जुडिशरी को फ्रॉम अ पैसिव एडजुडिकेटर टू एन एक्टिव प्रोटेक्टर ऑफ राइट्स। पैसिव एडजुडिकेटर का मतलब है कि अब तक क्या हो रहा था, जो जुडिशरी के पास आएगा जुडिशरी उसको जस्टिस दे देगी, सिंपल, क्योंकि उसका काम है। लेकिन अब वो एक्टिव प्रोटेक्टर है राइट्स की। अब वो क्या करेगा, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पे जस्टिस नहीं मिल रहा है, इस पार्टिकुलर ये जो लोग हैं फालतू में क्या कर रहे हैं, इनके राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो वो खुद उनके केसेस को लेगी और वहाँ पे जस्टिस सुनाएगी। तो दैट इज़ अ एक्टिव प्रोटेक्टर ऑफ राइट्स। तो फ्रॉम पैसिव एडजुडिकेटर टू एन एक्टिव प्रोटेक्टर ऑफ राइट, कुछ अच्छे हमारे कीवर्ड्स हैं, प्लीज़ इनको थोड़ा सा रटने की, समझने की, आंसर्स में यूज़ करने की कोशिश करनी है, ठीक है। समझ में आया? नाउ रीजंस क्या है ग्रोथ ऑफ PIL में। अगर आप देखोगे आज के टाइम पे PIL काफ़ी ग्रो कर चुका है। सबसे पहला जुडिशियल एक्टिविज्म है कि सुप्रीम कोर्ट का जो अब क्या है प्रोएक्टिव रोल, सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है आज के टाइम पे प्रोएक्टिव रोल फॉलो कर रही है, कि वो वेट नहीं कर रही है कि कब मेरे पास केस आएगा, उन लोगों के साथ कुछ गलत हो रहा है फिर मैं जस्टिस दूंगा, नहीं, ऐसा नहीं है, वो खुद ही केसेस को ले रही है। एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट, साथ में सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है, जो राइट के स्कोप है उनको भी काफ़ी एक्सपेंड कर रही है। सेकेंड है, लोगों में भी अवेयरनेस हो रही है, इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट राइट्स अमंग द सिटीजन्स एंड द NGOs। तीसरा है वीक एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिव है। अगर आप देखोगे तो जो एडमिनिस्ट्रेशन का रिस्पॉन्स है वो थोड़ा सा स्लो है। गवर्नमेंट के फेलियर्स आपको देखने को मिलते हैं कि वो अच्छे से वेलफेयर नहीं दे पा रहे हैं, जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं, तो इनकरेज कहीं ना कहीं कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है, जो कि इनकरेज कर रहा है अपने आप के कोर्ट के इंटरवेंशन को। इसके अलावा मीडिया एंड सिविल सोसाइटी के प्रेशर है, जो कि हाईलाइट करता है सोशल इनजस्टिस लीडिंग टू मोर PIL। और भी मीडिया का भी प्रेशर होता है, सोशल आपको पता है सोसाइटीज़ NGOs हैं आज के टाइम पे, उनका भी प्रेशर होता है, ठीक है। लिबरलाइज्ड लोकल स्टैंडिंग, लोकल स्टैंडिंग को लिबरलाइज किया। देखो लोकल स्टैंडिंग का पहले मतलब क्या होता था, अगर आपके जिसके साथ गलत हुआ है वही जाके कोर्ट में शिकायत कर सकता है, लेकिन हमने इस रूल को क्या कर दिया, लिबरलाइज कर दिया है, मतलब कोई भी आ सकता है एंड कोई भी अब शिकायत कर सकता है। सो कोर्ट अलाउड एनी पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन टू फाइल केसेस इवन विदाउट डायरेक्ट इंजरी। उनका कोई भी नुकसान नहीं हुआ, मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मुझे पता है इसके संग तो गलत हो रहा है, तो मैंने अपने लिए, अपने बिहाफ पे, बिकॉज आई एम अ पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन, मैं चाहती हूँ कि उसके साथ गलत ना हो, तो मैंने क्या कर दिया, उनके भले के लिए मैंने खुद से ही क्या कर दिया, आई हैव टेकन द एक्शन, ठीक है। दूसरा है सपोर्ट फ्रॉम जुडिशरी, एक्सेप्टेंस ऑफ लेटर्स, पोस्ट कार्ड, मीडिया, कहीं ना कहीं जो जुडिशरी है उन सबको क्या करती है, एज अ पटिशन लेती भी है, तो और ज़्यादा इंकरेज होगी PIL। एक्सपेंडिंग कंसेप्ट ऑफ राइट टू लाइफ, साथ में अगर आप देखोगे जो राइट टू लाइफ है अपने आप में, इस राइट का जो स्कोप है वो इतना ज़्यादा एक्सपेंड हो गया है, इतना ज़्यादा एक्सपेंड हो रहा है, तो उससे भी जो PIL का स्कोप है वो उतना ही ज़्यादा एक्सपेंड हो चुका है, ठीक है। तो क्या रीजंस है, कम से कम 5 रटने हैं, देखो यार इसमें 7 दे रखे हैं, 5 तो रटने पड़ेंगे। तो सबसे पहला जुडिशियल एक्टिविज्म है, लोगों की अवेयरनेस है, वीक एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स है, मीडिया एंड सिविल सोसाइटी का प्रेशर है, लिबरलाइज लोकल स्टैंडिंग है, एंड सपोर्ट फ्रॉम जुडिशरी। इतना याद कर लो, चलो ये मत भी करो, फिर कर भी सकते हैं, राइट टू लाइफ का कंसेप्ट बढ़ रहा है तो उससे हमारा ये भी बढ़ रहा है, स्कोप बढ़ रहा है, ठीक है। नाउ कुछ लैंडमार्क केसेस देख लेते हैं, जैसे कि हुसैरा जो खातून केस है ऊपर भी हमने देखा था, उसमें बोला गया था बिकॉज ऑफ द अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की प्लाइट को देख के कि राइट टू स्पीडी ट्रायल भी एक अधिकार है, एक आपका अधिकार है, ठीक है। उसके अलावा आपको पता है दैट इज़ विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, विशाखा गाइडलाइंस जिसको हम कहते हैं, तो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट द सेक्शुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, ठीक है। एंड ऐसे 2 याद कर लो, बाकी ओल्गा तेडीज ने बोला राइट टू लिवलीहुड है आपका, ठीक है। बाकी राइट टू प्राइवेसी हम कह सकते हैं, पुट्टू स्वामी केस, प्रकाश सिंह में पुलिस रिफॉर्म्स एंड अकाउंटेबिलिटी की बात करी, तो कुछ मेजर लैंडमार्क PIL केसेस हैं, दीज आर द PIL केसेस। हुसैना खातून, राइट टू स्पीडी ट्रायल, याद करना है, बिल्कुल एग्जैक्टली याद करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा दैट इज़ विशाखा गाइडलाइंस, सेक्सुअल हरासमेंट से लेकर वुमेन की सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। दैन उसके अलावा प्रकाश सिंह है जो कि पुलिस रिफॉर्म्स एंड अकाउंटेबिलिटी है ना, पुलिस रिफॉर्म्स एंड अकाउंटेबिलिटी, 3 तो एटलीस्ट याद रख लो, ठीक है। नाउ अचीवमेंट्स ऑफ PIL, क्या PIL का कुछ फ़ायदा हुआ है, बिल्कुल हुआ है, कहीं ना कहीं जस्टिस ज़्यादा एक्सेसिबल हुआ है टू पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के लिए। इसने इन्फोर्स कराया सोशियो इकोनॉमिक राइट, जो राइट्स है उनको और ज़्यादा, उनका जो इन्फोर्समेंट है वो बेटर हुआ है, इन्वायरमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, डिग्निटी, हर एक फील्ड में। स्ट्रेंथन अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड गुड गवर्नेंस, साथ में जो एग्जीक्यूटिव है उसकी अकाउंटेबिलिटी और ज़्यादा स्ट्रेंथन हुई है, क्योंकि कुछ भी गलत हो रहा है लोग जाके जुडिशरी के पास जा रहे हैं, जुडिशरी क्या कर रही है, क्वेश्चन कर रही है एग्जीक्यूटिव को कि क्यों नहीं हुआ,
राइट। तो एक ना कहीं तरीके से अकाउंटेबिलिटी और ज़्यादा फिक्स हो रही है और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो रही है। इनेबल जुडिशियल इनोवेशन, साथ में जो जुडिशरी है वो भी इनोवेशन कर पा रही है, जैसे कि बहुत सारे राइट आपके राइट टू लाइफ के अंदर आ पाए इसी की वजह से। इधर उसके अलावा राइज टू द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू फॉर सोशल जस्टिस, साथ में जुडिशियल रिव्यू के कंसेप्ट को भी और ज़्यादा इसने क्या करा है, प्रमोट करा है। तो जस्टिस को एक्सेसिबल बनाया है, और ज़्यादा राइट से उनको इन्फोर्स करा रही है, अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव को फिक्स कर रही है, जुडिशियल इनोवेशन आ रही है, जुडिशियल रिव्यू को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर रही है। दैट इज़ अचीवमेंट्स है हमारी PIL की। मतलब अच्छा लिख दो यार, सिंपल सी बात है। नाउ कुछ कंसर्न्स हैं, कुछ क्रिटिसिज्म भी होगा। जैसे कि सबसे पहला है जुडिशियल ओवररीच। कहा जाता है जो कोर्ट्स है उन्होंने कहीं ना कहीं एंटरिंग द डोमेन्स ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। अब जुडिशरी क्या है, बहुत ज़्यादा अपनी हद से, अपने पावर से, अपने जुरिस्डिक्शन से आगे जाके काम कर रहा है, जिसकी वजह से वो लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव के भी काम कर रहा है। जैसे कि एग्जीक्यूटिव काम कैसे कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है, इंप्लीमेंटेशन को करा रहा है। वहीं पे लेजिस्लेचर के काम कैसे कर रहा है, क्योंकि वो लॉज बना रहा है। कैसे लॉज बना रहा है, गाइडलाइंस इशू कर रहा है, जैसे विशाखा गाइडलाइंस एग्जाम्पल। फ्रिवलस PILs, इसका मतलब क्या है, बहुत सारे जो PIL हैं वो फिल्ड हुए हैं फॉर पब्लिसिटी और पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए। फ्रिवलस मतलब बहुत सारे PIL ऐसे होते हैं बस क्योंकि उनको टाइम फूडना है, पब्लिसिटी के लिए भी लोग करते हैं, या फिर पॉलिटिकल उनका मोटिव होता है। दैन डिले इन जेन्युइन केसेस, अब PIL आने की वजह से जो जेन्युइनली केसेस आए हुए हैं, जो जेन्युइनली लोग वो परेशान ही थे जब जाके जुडिशरी में आए होंगे, अब वो परेशान है। जो कोर्ट है वो और ज़्यादा बर्डन हो गया नॉन सीरियस पिटिशंस के साथ। वीक इम्प्लीमेंटेशन है, कोर्ट ऑर्डर समटाइम्स नॉट एग्जीक्यूटेड इफिशिएंटली, तो उसका फिर कोई फ़ायदा नहीं रह जाता है। थ्रेट टू द सेपरेशन ऑफ पावर, अपने आप में इस सेपरेशन ऑफ पावर का क्या है, उल्लंघन है। जुडिशियल एक्टिविज्म ब्लरिंग द कॉन्स्टिट्यूशन बाउंड्री, जो बाउंड्री होनी चाहिए थी उस बाउंड्री को अभी इसके तहत क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, फिर कहें तो ब्लर हो रहा है, ब्लरिंग द बाउंड्रीज। तो सारे क्या है हमारे कंसर्न्स है। जुडिशियल ओवररीच है ना, फ्रिवोलस का मतलब होता है अच्छा वर्ड है, दैट इज़ फालतू, बिना मतलब की, यूजलेस। डिले इन जेन्युइन केसेस, वीक इम्प्लीमेंटेशन एंड थ्रेट टू द सेपरेशन ऑफ पावर। नाउ हैज़ द सुप्रीम कोर्ट बिकम द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल जुडिशरी। अब क्वेश्चन उठता है क्या इसके चलते सुप्रीम कोर्ट जो है वो दुनिया की आज के टाइम पे काफ़ी पावरफुल जुडिशरी बन चुकी है, जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट है? यस, तो यस हो सकता है क्योंकि इसकी जुरिस्डिक्शन काफ़ी बड़ी है। आज के टाइम पे किसी भी लॉज को स्ट्राइक डाउन कर सकती है, रिव्यू कर सकती है, किसी भी एक्शन को एक्सपेंड भी कर रही है, लोगों को राइट्स भी प्रोवाइड करा रही है। पब्लिक इंटरेस्ट लोकस, एनी सिटीजन अप्रोच कर सकता है, जो कि कहीं ना कहीं ग्लोबली इतना ज़्यादा हर एक कंट्री में अवेलेबल नहीं है। सो एनीवन कैन गो टू द कोर्ट। सो एक्सेस टू द जस्टिस काफ़ी बड़ा है। एक्सपेंसिव प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, जो आर्टिकल 21 है उसमें अगर आप देखोगे तो सब कुछ कवर है, प्राइवेसी से लेकर एनवायरनमेंट। तो जो इंटरप्रिटेशन है राइट्स का उसको काफ़ी एक्सपेंड करा है। स्यू मोटो पावर्स है, मतलब क्या है, कोर्ट अपने आप चीज़ों को मैटर को ले रही है। उसके अलावा पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू है, जो कि अल्टीमेट इंटरप्रेटर है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की। तो यस, कहीं ना कहीं हमारा जो है काफ़ी पावरफुल, वन ऑफ द मोस्ट ना वर्ल्ड की पावरफुल जुडिशरी बन के आई है, बिकॉज ऑफ द जुरिस्डिक्शन। PIL राइट्स को एक्सपेंड कर रही है, स्यू मोटो पावर ऑफ जुडिशियल की। नाउ बट ऑल्सो लिमिटेड बाय, लेकिन कुछ कमियां भी हैं, जैसे कि इन्फोर्समेंट डिपेंड ऑन एग्जीक्यूटिव मशीनरी। वो तो कह देंगे ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन इसका जो ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूशन है वो कौन कर रहा है, वो तो अभी भी हमारा कौन कर रहा है, दैट इज एग्जीक्यूटिव कर रहा है। दैट इज वाई कोर्ट लैक रिसोर्सेज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी फॉर कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग। कोर्ट के पास अभी भी रिसोर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी नहीं है कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग करने के लिए। डेमोक्रेटिक लिजिटिमेसी लाइज विद इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एंड नॉट जजेस, एंड साथ में जो वो लॉ बना रहे हैं, देखो वो लॉ बनाने का अधिकार जुडिशरी का नहीं है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है, ठीक है। दैट इज इट। अब वे फॉरवर्ड क्या कर सकते हैं, ऑफकोर्स स्ट्रेंथन करो। एक तो सबसे पहले फिल्टर अगेंस्ट द PIL, फ्रिवलस PIL, मतलब क्या है कि फालतू के PIL को एक्सेप्ट ना करे जुडिशरी तो बेटर है, टाइम भी बचेगा है ना, जो डिले हो रहा है बाकी केसेस में वो भी कम होगा। इनकरेज कोलैबोरेशन बिटवीन कोर्ट, NGO एंड गवर्नमेंट, साथ में कोलैबोरेशन बिठाए, डिस्प्यूट ना और ज़्यादा राइज हो जिससे। लीगल लिटरेसी को बढ़ाया जाए, अवेयरनेस को अबाउट जेन्युइन PIL, कि भैया अपना PIL का यूज़ जो है वो थोड़ा सा अच्छे से करो, उसके लिए अवेयरनेस है ना, लीगल लिटरेसी। और जुडिशियल रिस्ट्रेंट को मेंटेन कर रखें वाइल इंश्योरिंग द अकाउंटेबिलिटी। जुडिशियल रिस्ट्रेंट का मतलब है अपनी लिमिट्स का पता होना भी ज़रूरी है, अपनी बाउंड्री के अंदर, अपनी जुरिस्डिक्शन के अंदर काम करना भी उतना ही ज़रूरी है।
समरी अगर मैं कहूँ तो PIL कहीं ना कहीं ग्रू हुआ है एज अ टूल टू इंश्योर सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी को इंश्योर कर रहा है, ये एम्पावर कर रहा है सुप्रीम कोर्ट एंड मेड इट एज अ गार्डन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन बना रहा है। हाउ एवर टू सस्टेन द डेमोक्रेसी, तो जो बैलेंस है एक्टिविज्म एंड रिस्ट्रेंट में वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिस्ट्रेंट का मतलब अपनी बाउंड्री में रह के काम करना, एक्टिविज्म का मतलब है थोड़ा सा एक्टिव रोल प्ले करना, अपना जो काम था अपनी जो बाउंड्री उससे थोड़ा सा आगे जाके आपको काम करना, तो उन दोनों के बीच में आपको बैलेंस बनाने की क्या है ज़रूरत है। बहुत अच्छी ये लाइन है ना, समरी हम लिख सकते हैं जुडिशरी से रिगार्डिंग, जब भी जुडिशियल ओवर रीच पे आई है, इन सारी चीज़ों पे क्या है क्वेश्चन है। तो नाउ आई थिंक ये दो बार कॉपी पेस्ट हो गया है PIL वाला, तो इसको थोड़ा सा ठीक है, रुको एक बार, इसको हटाना ही पड़ेगा ना फिर, वेट अ मिनट, अरे वेट अ मिनट। ओके सो कंटिन्यू करते हैं अपना द लास्ट थीम ऑफ दिस वीडियो, दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एंड ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स, जो 2021 में आए। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल पे क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है, दैट मीन्स अपने आप में एक इंपॉर्टेंट थीम है, वेरी इंपॉर्टेंट थीम है, तीसरी बार हम क्वेश्चन देख रहे हैं। एंड उससे रिगार्डिंग जो रिफॉर्म्स आए थे बेसिकली करंट प्लस स्टैटिक बेस था ये क्वेश्चन। सो लेट्स सी, सबसे पहले आपको पता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होते क्या है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक ऐसी स्पेशल बॉडीज़ हैं जिनको हमने लॉ से क्रिएट करा गया है टू रिजॉल्व डिस्प्यूट रिलेटेड टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि डिस्प्यूट जो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है उनको ये रिजॉल्व करते हैं, स्पेशली बिटवीन द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड द गवर्नमेंट के बीच में। नाउ एक तरीके से क्वासी जुडिशियल बॉडी की तरह एक्ट करते हैं, मीनिंग इनके पास पावर है सिमिलर टू कोर्ट बट विद मोर फ्लेक्सिबल प्रोसीजर, लेकिन इनका जो प्रोसीजर है वो एक तरीके से कोर्ट की तरह नहीं है, कम्प्लीटली ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। ठीक है, देयर एम, इनका मेन एम क्या है, दैट इज़ कि स्पीडी, स्पेशलाइज्ड एंड लेस कॉस्टली जस्टिस प्रोवाइड कर सके वो स्पेसिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में। कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल बेसिस इस्टेब्लिश्ड अंडर, अच्छा इनका क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशन बेसिस है, बिल्कुल है। आर्टिकल 323A एंड 323B के तहत 42nd अमेंडमेंट के थ्रू हमने इनको एक कॉन्स्टिट्यूशन कहीं तो लीगल बेसिस दिया, लीगल स्टेटस दिया। पार्लियामेंट ने एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट भी पास किया है जो कि क्रिएट करता है ऐसे ट्रिब्यूनल्स को सेंटेंस स्टेट लेवल पे, एंड जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो अंडर द लेकिन सुपरविजन ऑफ हाई कोर्ट है, मतलब हाई कोर्ट इनको भी सुपरवाइज करेगा, बिकॉज आपको पता है हाई कोर्ट की सुपरविजरी जुरिस्डिक्शन होती है आफ्टर द L चंद्रा कुमार केस, पहले भी करके आए तो इस केस को याद कर लेना। नाउ क्या ज़रूरत है हमें एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की, अगर हम कोर्ट के कंपेरिजन देखें तो आपको पता है जो कोर्ट है ऑलरेडी दे आर ओवर बर्डन एंड देयर ह्यूज पेंडेंसी ऑफ केसेस। रेगुलर कोर्ट्स आर ऑलरेडी बर्डन एंड ट्रिब्यूनल्स रिड्यूस करते हैं कहीं ना कहीं उनके वर्कलोड को। स्पेशलाइजेशन, जो मेंबर्स हैं इनके, ये जो मेंबर्स होते हैं जो ट्रिब्यूनल्स के, ये एक्सपर्टाइज होते हैं सर्विस, टैक्स, कंपनी या उन टेक्निकल मैटर्स में जिससे ज़्यादा बेटर क्वालिटी डिसीजंस लिए जा सकते हैं। स्पीडी जस्टिस, सिंपल प्रोसीजर है, लेस टेक्निकल रूल्स हैं, डायरेक्ट अप्रोच आप कर सकते हो जिससे कि फास्टर डिसीजन हो। रिड्यूस्ड कॉस्ट, लेस एक्सपेंसिव दैन लॉन्ग ड्रोन कोर्ट केसेस, साथ में कॉस्ट भी यहाँ पे कम आती है। फ्लेक्सिबिलिटी भी है, कोई बाउंड नहीं है स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ एविडेंस के थ्रू और प्रोसीजर्स लाइक रेगुलर कोर्ट, दे जनरली फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, तो इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है। एंड सिटीजन का जो एक्सेस है एक तरीके से ईजियर एक्सेस है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए एंड सिटीजन्स के लिए फॉर स्पेसिफिक ग्रीवेंसेस, वो ज़्यादा एक्सेस भी अच्छा होता है। तो ये सारी इनके पॉजिटिव्स हैं, फिर कोई तो नहीं रहते क्योंकि पेंडेंसी इन कोर्ट है, स्पेशलाइजेशन ज़्यादा आती है, स्पीडी जस्टिस आता है, कॉस्ट जो है वो भी कम होती है, फ्लेक्सिबिलिटी है बिकॉज ऑफ द नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल यूज़ कर रहे हैं एंड सिटीजन का एक्सेस भी ज़्यादा पड़ता है। नाउ एग्जाम्पल्स, तो आपको पता है कैट है जो कि डिस्प्यूट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को देखता है, NGT है दैट इज़ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो इन्वायरमेंटल मैटर्स को देखता है, इनकम टैक्स एपिलेट ट्रिब्यूनल है जो कि टैक्स रिलेटेड इशूज़ को देखता है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है जो कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स को देखता है, आर्म्ड फोर्सेस के लिए भी ट्रिब्यूनल बनाया गया है जो कि सर्विस मैटर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस को देखता है। नो क्या प्रॉब्लम्स है, आई मीन इनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे कि सबसे पहले इनकी अपॉइंटमेंट में डिले होना, वैकेंट पोस्ट रहती है बहुत बार जिसकी वजह से जो बैकलॉग बढ़ता रहता है। एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस, आपको पता है जो अपॉइंटमेंट है, टेन्योर है, रिमूवल है, ये सब कुछ कौन करता है, हमारा गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, तो कहीं ना कहीं उससे जो इंडिपेंडेंस है वो सेक्रीफाइस हो रही है हमारी जुडिशरी की। जुडिशरी इन द सेंस ये भी क्वासी जुडिशरी तो है ही। मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रिब्यूनल्स, एक ही चीज़ के लिए बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स हैं, मैनी स्मॉल ट्रिब्यूनल्स विद ओवरलैपिंग फंक्शंस कॉजेज कन्फ्यूजन एंड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी है, डिफरेंट रूल्स एंड प्रोसीजर्स फॉर डिफरेंट ट्रिब्यूनल्स के लिए डिफरेंट रूल है, डिफरेंट प्रोसीजर है, तो कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी है, सम ट्रिब्यूनल्स लोकेटेड ओनली इन मेट्रो सिटीज़,
है ना। इनकी जो लोकेशन है वो काफ़ी मतलब ऐसे रहती है कि मेट्रो सिटीज़ में होते हैं, तो एक्सेसिबिलिटी जो कहीं ना कहीं हमें एक्सेस ज़्यादा प्रोवाइड करना चाहते थे वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। एंड जुडिशियल सबॉर्डिनेशन इशू, अनक्लियर रिलेशनशिप है हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स के बीच में अपील मैटर्स में, जिससे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। साथ में जो ADR अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजल्ट, जिसके लिए हम बेसिकली लेके आए थे इसको, अगर आप यहाँ ट्रिब्यूनल्स के इससे सेटिस्फाइड नहीं हुए फिर उसके बाद दोबारा कोर्ट ही जाओगे तो इनको लाने का फ़ायदा क्या है? फिर तो पैसा ही खर्च हो रहा है, रिसोर्सेज ही ख़राब हो रहे हैं। नाउ ट्रिब्यूनल के रिफॉर्म्स की बात की जाए तो रिफॉर्म के लिए एक्ट लाए थे हम 2021 में, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था टू स्ट्रीमलाइन ट्रिब्यूनल्स एंड मेक देम मोर एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट। ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी लाई जाए। इसके की प्रोविज़न ये थे कि हम जो है सेवरल जो अलग अलग ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं सेम ही सिमिलर फंक्शन के लिए उनको मर्ज किया जाएगा। यूनिफॉर्म टर्म्स एंड कंडीशंस दी जाएंगी सर्विसेज के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट गॉट द पावर टू डिसाइड अपॉइंटमेंट्स, टेन्योर, एज लिमिट फॉर ट्रिब्यूनल मेंबर। साथ में जो अपॉइंटमेंट है, टेन्योर है, इन सारी चीज़ों को एज लिमिट को फिक्स किया जाएगा। ठीक है। जो अपील है फ्रॉम ट्रिब्यूनल कैन डायरेक्टली गो टू द हाई कोर्ट एंड नॉट टू द स्पेशल अपील ट्रिब्यूनल। साथ में जो इसकी अपील है वो कहाँ जानी चाहिए तो उसको भी फिक्स किया गया। रेशनल दैट मीन्स रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ ट्रिब्यूनल, सिंप्लीफाई अपील स्ट्रक्चर एंड ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी। तो यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश की गई, जो नंबर ऑफ बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स हो रहे थे उसको कम किया गया एंड सिंप्लीफाई किया गया पूरी स्ट्रक्चर एंड प्रोसीजर को। नाउ जुडिशियल स्क्रूटनी एंड कंसर्न्स, अब इससे कुछ हमारे कंसर्न्स भी जुड़े हैं, स्क्रूटनी भी जुड़ी हुई है। सबसे पहला है हमारा इंडिपेंडेंस ऑफ ट्रिब्यूनल्स। सुप्रीम कोर्ट इन Madras Bar Association held some provisions of the 2021 Act unconstitutional, especially 4-year tenure, too short। कह रहा है जो सुप्रीम कोर्ट है मद्रास बार एसोसिएशन हेल्ड, वो बताती है कि कुछ प्रोविजंस हैं हमारे 2021 एक्ट के जो कि अपने आप में ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जैसे कि 4 साल का टेन्योर जो कि बहुत छोटा है। ठीक है। दूसरा एग्जीक्यूटिव कंट्रोल, एक्सेसिव कंट्रोल है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंटमेंट में, जो कि कहीं ना कहीं वायलेट कर रहा है प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस को। एक्सेस टू जस्टिस, हमने मर्ज जो कर दिया ट्रिब्यूनल्स का, उससे हो सकता है जो इजी एक्सेस हो रहा था स्मॉलर सिटीज़ में वो कम हो गया हो। हाई कोर्ट का बर्डन है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा बिकॉज आप अपील सीधा हाई कोर्ट लेके जा सकते हो। तो दैट इज़, ये सारी कुछ हमारे कंसर्न्स भी हैं कि अभी भी इंडिपेंडेंस नहीं है, अभी भी क्या है एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल है, अभी भी क्या है हमारा एक्सेस टू जस्टिस को कम कर दिया गया एंड हाई कोर्ट पे अभी भी जो बर्डन है वो है। नाउ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी रहे, लेकिन कहीं ना कहीं स्ट्रीमलाइन करा, स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करा उन्होंने बाय मर्जिंग द ओवरलैपिंग ट्रिब्यूनल्स। सेकंड ट्रांसपेरेंसी लेके आए वो सर्विस कंडीशन में, क्लियर रूल्स लेके आए अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल के लिए। थर्ड यूनिफॉर्मिटी से कन्फ्यूजन कम होगा। एंड देन बेटर अकाउंटेबिलिटी की बात करिए, क्लियर हायरार्की, एफिशिएंसी को बढ़ाने की बात करिए, तो कुछ अच्छी पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है हमारी 2021 के रिफॉर्म की। वहीं अभी भी कुछ चैलेंजेस हैं, अभी भी कुछ वे फॉरवर्ड है। तो इंश्योर कराना जुडिशियल इंडिपेंडेंस अपॉइंटमेंट में थ्रू इंडिपेंडेंट सिलेक्शन कमेटी, ये हम कर सकते हैं जो कि नहीं किया गया अभी तक। इंक्रीज टेन्योर लेंथ अभी बहुत छोटी है तो स्टेबिलिटी के लिए आपको थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर को एंड मैन पावर को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। रीजनल बेंचेस को इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है जिससे एक्सेसिबिलिटी बढ़े, है ना। इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ मेट्रो सिटीज़ में लगाने से, है ना, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। रेगुलर मॉनिटरिंग एंड रिव्यू करने की ज़रूरत है एंड कोऑर्डिनेशन को बिठाने की ज़रूरत है हाई कोर्ट के साथ, जिससे कि कंसिस्टेंसी इन जजमेंट आए, है ना। बार बार लोग अगर हाई कोर्ट ही लेके चले जाएंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, या फिर हम कैसे कह सकते हैं कि ओनली स्पेशल एंड रिस्ट्रिक्टेड जो केसेस है वहीं हाई कोर्ट जाए। तो समरी अगर मैं कहूँ तो ट्रिब्यूनल्स वर क्रिएटेड टू ईज बर्डन ऑन कोर्ट एंड डिलीवर द स्पेशलाइज जस्टिस। तो ट्रिब्यूनल्स हमने क्यों क्रिएट करें, जिससे जो बर्डन है कोर्ट पे वो कम हो एंड स्पेशलाइज जस्टिस आए। 2021 के जो रिफॉर्म है वो कहीं ना कहीं इन्होंने सिंप्लीफाई करा है, रैशनलाइज करा है इस पूरे प्रोसीजर को, बट कहीं ना कहीं कंसर्न अभी भी है एग्जीक्यूटिव कंट्रोल के बारे में, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी के बारे में। सो बैलेंस की ज़रूरत है एफिशिएंसी एंड जुडिशियल इंडिपेंडेंस दोनों में, सो दैट ट्रिब्यूनल ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव बन सके। दैट इज़ इट ओके। इन द लास्ट आई वुड लाइक टू से बी कंसिस्टेंट, फोकस्ड, जितना पढ़ रहे हैं उसको ही बार बार पढ़िए, रिवाइज कीजिए, समझिए एंड दैट इज़ इट, यू आर गुड टू गो। फोमो में नहीं रहना कि ये छूट गया वो छूट गया, एंड यू कैन डू दिस, यू हैव टू डू दिस बिकॉज पीपल आर नाउ क्वेश्चनिंग योर व्हाट पोटेंशियल। शो योर एग्रेशन, शो योर जिद्दीपना in your preparation, nothing else. That is it, and nothing else matter for you other than this whole journey. Simple.